साथियों नमस्कार। तो साथियों आज का विषय आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो साथियों सबसे पहले करंट न्यूज से ही शुरू करते हैं। तो साथियों संघ लोक सेवा आयोग ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और इसके लिए प्रदीप कुमार जोशी जी को चुना गया है। उनकी नियुक्ति अध्यक्ष के तौर पर 6 अगस्त को हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद सक्सेना यूपीएससी के चेयरमैन थे और अब प्रदीप कुमार जोशी जी ने इनकी जगह ली है। इनका कार्यकाल बतौर अध्यक्ष 12 मई 2021 तक रहेगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के ये सम्मिलित रूप से अध्यक्ष थे और इसके बाद इन्हें मई 2015 में यूपीएससी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया और अब इन्हें चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि यूपीएससी देश में विभिन्न नौकरशाही पदों के लिए सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। यह परीक्षा जैसे कि आप जानते हैं 3 चरणों प्री, मेंस और इंटरव्यू के रूप में आयोजित की जाती है, जिसमें उम्मीदवारों का चयन अखिल भारतीय सेवा यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के साथ साथ अन्य ग्रेड ए और बी स्तर की सेवाओं के लिए अधिकारियों के रूप में किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत कैसे हुई और इस सर्विस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले यूपीएससी का गठन कैसे हुआ और यह पूरी बॉडी किस तरीके से कार्य करती है? तो इन्हीं सारे सवालों को हम आगे टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो साथियों बात है 1786 की, जब बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, क्योंकि आपको पता है कि 1764 बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में थे और बंगाल में गवर्नर जनरल का दौर चल रहा था। तो 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जिसने उस दौर में कई जमीनी स्तर के सुधार लाने का प्रयास किया था, जिनमें स्थायी बंदोबस्त जिसे आप जमींदारी व्यवस्था के रूप में पढ़ते हैं और स्थानीय सुशासन और कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल थे। और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम था आपका लोक सेवक के पद के गठन का। इस पद को आप आज के आईएएस अधिकारी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उस समय इस पद के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा का प्रावधान नहीं था और इन्हीं पदों के सृजन के लिए कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक यानी कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। इसके बाद समय आगे चलता रहा और पहली बार 1853 में इस सेवा के लिए परीक्षा के आयोजन करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद 1855 में पहला बैच लोक प्रशासन के लिए चुना गया। लेकिन यह भारतीयों का दुर्भाग्य ही था कि भारत में सेवा देने के लिए इन लोक प्रशासकों में एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं था। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि भारतीय लोग उस दौर में समुद्र को पार करना अपशगुन मानते थे और 7 समुद्र पार करके इस परीक्षा के लिए लंदन जाना उस गुलामी के दौर में आसान कार्य भी नहीं था। लेकिन इस सीमा के बाउंडेशन को तोड़ दिखाया रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने 1863 में इस मुश्किल परीक्षा को पास करके अपने नाम पहले भारतीय आईसीएस अधिकारी होने का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद दोस्तों वक्त आगे बढ़ता गया और साल आया 1922 का, जब पहली बार भारत में भी इस परीक्षा का आयोजन किया गया। यह आयोजन उस समय के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में संपन्न हुआ, लेकिन इसमें लंदन वाला पैनल ही भारत में इस परीक्षा को यहां पर संपन्न करा रहा था। इसके बाद जरूरत महसूस हुई कि भैया भारत में परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक अलग पैनल भारत में भी होना चाहिए, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में सीपीएससी यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे एफपीएससी यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया और स्वतंत्रता के बाद संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी में कन्वर्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब दोस्तों संवैधानिक दर्जे को आप इस तरीके से समझे कि संविधान में जिस भी पद हो या विभाग हो, अगर उसका जिक्र है तो वह संवैधानिक है, अगर नहीं है तो वह संवैधानिक नहीं है। समझ गए हो? तो आपके लिए भी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नीति आयोग संवैधानिक संस्था है या नहीं है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। खैर दोस्तों पुनः यूपीएससी पर आ जाते हैं। तो दोस्तों संविधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन आने वाली सेवाओं और उनके प्रावधानों की बात करता है, जो आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक चलता है। इसमें आर्टिकल 315 आपका यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है, जिनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए होता है। कार्य आप जान ही चुके हैं, लोक सेवक तैयार करना इनका कार्य है। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की डिटेल भी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 308
इसमें इस भाग का इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या की गई है। इसके बाद आर्टिकल 309 में संघ व राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और शर्तों को शामिल किया गया है। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 311, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है तो उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी या उससे ऊपर का कोई अधिकारी उसे पद से नहीं हटा सकता है। इसे हटाने की कुछ कंडीशन है जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपका आर्टिकल 312, जिसके तहत ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं को शामिल किया गया है। इन सेवाओं का उद्देश्य केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है। आज़ादी के बाद इन सेवाओं की संख्या 2 थी, जिसमें IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस शामिल थी। लेकिन 1966 में एक सेवा IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को इसमें शामिल किया गया, जिसे अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित किया गया। अब आपके मन में भी एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है? अगर बढ़ाई भी जा सकती है तो कैसे? तो इसके लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 सदस्यों के द्वारा संसद के सामने नई सेवा को बनाने से संबंधित प्रस्ताव रखा जाता है। इसके बाद संसद इस पर कार्यवाही कर सकती है। यह राज्यसभा का विशेष अधिकार भी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 315, जो संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है। इसमें सेंट्रल लेवल पर UPSC और स्टेट लेवल पर आपने कई आयोग जैसे कि UKPSC, MPSC, BPSC, HPSC आदि आयोगों का नाम सुना होगा, जिनका एक ही कार्य है केंद्र और राज्य स्तर पर लोक सेवकों को तैयार करना। इसके बाद आर्टिकल 316 में आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का प्रावधान है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल के द्वारा होती है, और पदावधि केंद्र में 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए होती है, और राज्य में 6 वर्ष या 62 वर्ष होती है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 322 बात करता है लोक सेवा आयोग के व्यय की। इसमें वेतन भत्ते और पेंशन को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों भाग 14A में प्रशासनिक अधिकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। आसान भाषा में अगर किसी सिविल सेवक द्वारा कोई गलत कृत्य किया जाता है तो उसका मुकदमा आम सिविल कोर्ट में न चलकर इस कोर्ट में चलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि यह सिविल सेवकों की एक कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1985 में CAT यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और SAT यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के रूप में हुई थी। इसके जजेस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। तो साथियों ये थी आपकी UPSC और उससे जुड़े सभी पहलुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है मनीषा मखलोगा ने। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।